मोहन जूते पर पॉलिश करता था। मोहन के घर में कोई नहीं था, एक छोटा सा बेटा था। अरे रोहन बेटा, जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना तुम्हें? नहीं पिताजी, मैं स्कूल नहीं जा रहा। स्कूल में मैडम मुझसे फीस मांग रही थी और बोल रही थी, जब तुम्हारी फीस जमा हो जाएगी तभी स्कूल आना, वरना तुम्हारा नाम काट दूंगी। अरे रिंकू बेटा, तुम स्कूल जाओ, मैं आज तुम्हारी फीस जमा कर दूंगा। और अपनी टीचर से कह देना अब फीस लेट नहीं होगी, टाइम पे भरी जाएगी। रिंकू की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे रिंकू की मजाक बनाते थे। अरे देखो देखो, गरीब रिंकू जा रहा है, ये स्कूल में पढ़ेंगे, इनसे फीस तो जमा होती नहीं है। और देखो पढ़ लिख के बड़े बनेंगे, सपने इतने बड़े बड़े हैं। वे बच्चे रिंकू की बहुत ज़्यादा मजाक बनाते थे, पर रिंकू उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता था और घर आकर सब बातें बच्चों की भूल जाता था। उधर मोहन को टेंशन हो रही थी। रिंकू से मोहन ने वादा तो कर लिया था, पर मोहन के पास पैसे नहीं थे। मोहन दिन भर में जितना कमाता था वे खाने खर्चे में खर्च हो जाते थे। मोहन के पास पैसे नहीं थे। मोहन ऐसी चुपचाप बैठा होता है। तभी मोहन के पास एक सेठ आता है और सेठ बोलता है, अरे मोहन क्या हुआ, किस चिंता में बैठे हो तुम? मैं रोज़ तुमसे जूते पॉलिश कराने आता हूँ, पर इतनी टेंशन में तो आज नज़र आ रहे हो। क्या बताएं तुम्हें सेठ जी, मेरा छोटा बेटा है, वो स्कूल जाता है, मैं चाहता हूँ वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, पर क्या करूँ मैं, अपनी गरीबी की वजह से उसकी स्कूल की फ़ीस जमा नहीं कर पा रहा। स्कूल के टीचर उससे बोलते हैं उसका नाम काट देंगे। मैं दिन भर में बस इतना कमाता हूँ जो भर पेट खाना मिल जाता है। मोहन उस सेठ जी को सारी बात बता देता है। अरे मोहन, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ, अगर इतनी परेशानी है तो पैसे मुझसे ले लो और अपने बेटे की स्कूल की फ़ीस जमा कर दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे कामयाब बनेंगे। सेठ जी मोहन को पैसे दे देते हैं। अगले दिन मोहन स्कूल में जमा कर देता है। स्कूल के बच्चे रिंकू की मजाक बहुत बनाते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक से मोहन की तबीयत खराब हो जाती है। अरे बाबा, काम पे नहीं जा रहे? क्या करूं रिंकू बेटा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। ऐसा करो तुम स्कूल चले जाओ। रिंकू अपने पापा की बात सुनकर स्कूल चले जाता है, पर मोहन की तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था और ज़्यादा तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अब मोहन सुबह को स्कूल जाता, जैसे स्कूल की छुट्टी होती वे उसी चौराहे पे पॉलिश करने बैठ जाता था। दिन भर में जितने पैसे कमाता था वे खाने के लिए हो जाते थे। रिंकू की ये मेहनत देखकर मोहन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मोहन की चाहत यही थी रिंकू को आगे पढ़ाने की। ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टीचर रिंकू से बोलती हैं, रिंकू को इस स्कूल से निकाल दिया था, पर रिंकू को बहुत बुरा लग रहा था। रिंकू अब जूते पॉलिश करता था। वही सेठ जी एक दिन रिंकू को देखते हैं और बोलते हैं, अरे तुम्हारा नाम क्या है? इस जगह पर तो मोहन बैठा था, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ मोहन बिल्कुल नहीं आ रहा इस जगह पर। तुम कौन हो बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ जी, मोहन जो मेरे पिताजी हैं उनकी बहुत तबीयत खराब है और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। मैं ये काम कर कर अपने पिताजी की दवाइयाँ खरीदता हूँ और खाना खिला देता हूँ। रिंकू की ये बात सुनकर सेठ जी रिंकू के घर चले जाते हैं और मोहन से मिलते हैं। मोहन को बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। मोहन की तबीयत अब सही हो जाती है। सेठ जी, तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा मैं? तुमने हमारी कितनी मदद करी है और मेरा भी इलाज करा है। अरे नहीं नहीं मोहन, ऐसा नहीं बोलते, बस मैं तुमसे एक ही बात चाहता हूँ, हमारी कोई औलाद नहीं है,
मैं यही चाहता हूँ रिंकू और तुम हमारे साथ रहो। रिंकू को मैं बड़े स्कूल में पढ़ाऊँगा और ये बड़ा होकर मेरा कारोबार संभालेगा। सेठ जी की ये शर्त मोहन मान जाता है। सेठ जी रिंकू का बड़े स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। रिंकू अब दिल लगाकर उस स्कूल में पढ़ता है। कुछ सालों बाद रिंकू बड़ा हो जाता है और सेठ जी का कारोबार संभालने लगता है। रीतू एक समझदार और होनहार लड़की थी। रीतू एक गरीब परिवार से होती है। रीतू की शादी एक अच्छे परिवार में हो रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रीतू की शादी रोहन नाम के लड़के से हो जाती है। रीतू के ससुराल में एक जेठानी थी और सास ससुर रहते थे। रीतू कुछ ही दिनों में सब लोगों का दिल जीत लेती है। देखो, जब से हमारी रीतू बहू आई है तब से हमारे तो भाग्य खुल गए। सुबह के 5 बजे हमें चाय मिल जाती है, वरना बड़ी बहू तो सोती रहती थी। जब तक काजल को कोई आवाज़ न दिए वो उठती नहीं थी या सुबह की चाय मुझे बनानी पड़ती थी। और रीतू बहू तो सुबह ही उठ जाती है, सारा काम निपटा देती है और हमारे साथ में चाय भी पी लेती है। हाँ गीता, तुम सही बोल रही हो। अब तुम्हें आराम मिलेगा। अब तुम्हारी मनपसंद की बहू आ गई, वरना तुम तो बड़ी बहू पे तो चीखती रहती थी। अरे मैं बड़ी बहू पे कैसे न चीखती, वे सुनती कहाँ है किसी काम को, बस अपना काम कर लेती है और हमारा तो ध्यान रखती नहीं है। और रीतू बहू को देखो, अपना भी ख्याल रखती है और साथ में हमारा भी ध्यान रखती है। रीतू के ससुराल में सब लोग उससे बहुत खुश रहते हैं। एक दिन गीता अपनी दोनों बहुओं से बोलती है, सुनो काजल और रीतू, हमारे घर मेहमान आ रहे हैं बहुत दूर से। वो यहाँ पर पूरा हफ्ता रुक के जाएंगे। उनकी अच्छी सी खिदमत होनी चाहिए। बाद में मुझे ये नहीं सुनना मिले क्या उनकी खिदमत सही नहीं हुई। खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और अब की सारे खाने काजल बनाएगी और रीतू बहू पूरियाँ तलेगी। और जब खाना तैयार हो जाए तो सबके आगे खाना रख देना। ठीक है, मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत ना पड़े। काजल बहू, ध्यान से सुन लेना मैंने क्या कहा है। जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे ही करना है। वैसे भी तुझे मेरी तो सुनाई आती नहीं है। कुछ सीख ले अपनी देवरानी से, कितने अच्छे से सबका ख्याल रखती है। और मुझे यकीन है रीतू बहू बहुत अच्छी पूरियाँ तलेगी। गीता अपनी छोटी बहू रीतू की तारीफ करती है, पर काजल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसकी तारीफ सुनकर। काजल अंदर अंदर जलने लगती है और मन में सोचती है, हाँ देखूंगी देवरानी जी कैसे पूरियाँ तलेंगी। तुम लोगों को बहुत गुरूर घमंड है ना छोटी बहू पर। मैं भी देखती हूँ कैसे तारीफ होती है मेहमानों से। दोनों बहुएं अपने अपने काम करने लग जाती हैं। रीतू किचन में खाने की तैयारी करती है। अरे काजल बहू, ये घी और तेल लाया हूँ मैं, जाकर किचन में रख देना। मेहमान आने ही वाले होंगे, जल्दी से खाने की तैयारी करना। और हाँ, रीतू बहू से कह दो जल्दी वो पूरियाँ तलने की तैयारी कर ले, मैं घी ले आया हूँ। काजल को रीतू की बदनामी का ये मौका अच्छा मिल गया था। काजल घी और तेल को अपनी सेफ अलमारी में रख देती है। ऐसी ही काफ़ी टाइम हो जाता है। काजल घी और तेल का इंतज़ार कर रही थी, पर उसके पास तेल और घी अभी तक पहुंचा नहीं था। सुनो बाबूजी, तुमने अभी घी और तेल नहीं लाके दिया। खाना तो पूरा तैयार हो गया है, बस मेरी पूरियाँ तलना रह गई हैं। मैं घी और तेल का ही इंतज़ार कर रही थी। अरे रीतू बहू, मैंने घी और तेल काजल बहू को दे दिया है, उससे जाकर ले आओ। वो शायद तुम्हें देना भूल गई होगी। रीतू अपनी जेठानी के पास जाती है और काजल से बोलती है, काजल दीदी, तेल और घी कहाँ रखा है, जल्दी से दे दो। मेहमान आ गए हैं, पूरियाँ भी तलनी हैं। मैं तुम सब लोगों का किचन में इंतज़ार कर रही थी। अरे कौन सा तेल कौन सा घी मुझे याद नहीं, मैं तो किचन में रख के आई हूँ।
ठीक है रितु, मैं जा रही हूँ, मम्मी जी मुझे बुला रही हैं, मुझे काम है। रितु से ये बहाना लेकर काजल चली जाती है। अब रितु परेशान हो जाती है। रितु के समझ में नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। वे घर के आंगन में पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपनी खुद ब खुद बातें करने लगती है। अचानक से रितु को कुछ नज़र आता है। वे देखती है एक जिन खड़ा था। अरे क्या हुआ बच्ची, क्यों उदास हो रही हो? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। अब जाओ किचन में और पानी में पूड़ियाँ तलो। तुम्हारी जेठानी ने तेल और घी छिपा दिया है ताकि मेहमानों में तुम्हारी बदनामी हो जाए। किचन में एक जादुई कढ़ाई है, उस कढ़ाई में जैसे तुम पूड़ियाँ डालोगी वैसे ही तल जाएंगी और सब लोगों को लगेगा पानी में पूड़ियाँ तल रही हो। उस जिनकी ये बात सुनकर रितु बहुत खुश हो जाती है और वापस किचन में आ जाती है। रितु ने उस जादुई कढ़ाई से बहुत सारी पूड़ियाँ तल ली थीं। खाने पर सब लोग रितु की बहुत तारीफ़ करते हैं। जैसे पूड़ियाँ तलते हैं उससे भी कई ज़्यादा पूड़ियाँ अच्छी थी वो। अरे वाह बहू, इन पूड़ियों में तो मज़ा ही आ गया। ये तो यहाँ की नहीं लगती, ऐसा लगता है दूसरी दुनिया का खाना है। अरे बाबूजी, तेल और घी का कमाल है। जो तुमने मुझे तेल ला के दिया था ना, उस तेल में मैंने पूड़ियाँ तली हैं, इसलिए इतनी टेस्टी हो रही हैं। रितु की ये बात सुनकर काजल हैरत में हो जाती है और एकदम फटाक से बोलती है, अरे ऐसे कैसा वो तेल है? वो तेल और घी तो मेरे पास है। मैंने वो तेल और घी तो किचन में नहीं रखा और ना ही मैंने तुम्हें दिया है। फिर ये उस तेल की पूड़ियाँ कैसी हुई? काजल की ये बात सब सुनकर हैरत में हो जाते हैं और सारी कहानी रितु बता देती है। काजल के घर वाले बहुत डटाई लगाते हैं। काजल को अपने किए पे पछतावा होता है और रितु से माफ़ी मांगती है। रितु बहन, मुझे माफ़ कर दे। ये सब लोग तेरी तारीफ़ कर रहे थे, मुझे जलन हो रही थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था तेरी तारीफ़ जो हो रही थी। अगर मैं भी काम अच्छे करती तो शायद ये लोग भी मेरी तारीफ़ करते और आइंदा ऐसे काम कभी नहीं करूँगी, अपनी गलतियाँ सुधारूँगी। काजल रितु से तो माफ़ी मांग लेती है और अपनी भी गलतियाँ सुधारने लगती है।